तो मिडिल ईस्ट में बारूद के ढेर पर बैठी है दुनिया। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ा है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। जैसा मैंने कहा, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक संदेश या फिर आने वाले बड़े युद्ध का संकेत है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो तस्वीर पोस्ट की है उसमें अमेरिका और ईरान की युद्धपोत सीधे टकराव की मुद्रा में दिखाई दे रहे और तस्वीर पर लिखा है, दिस वॉज द काम बिफोर द स्ट्रोम। इस तस्वीर में समंदर के बीच अमेरिका और ईरानी युद्धपोत आमने सामने खड़े हैं और आसमान में बिजली चमक रही, समंदर में तूफानी लहरें उठ रही और अमेरिकी वॉरशिप पर ट्रंप आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। यानी ये तूफान से पहले की शांति थी। अब इस पोस्ट के बाद सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? ट्रंप ने इस पोस्ट के साथ कोई सफाई नहीं दी, कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामले के जानकार इसे ईरान के लिए सीधी चेतावनी मान रहे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरानी नौसेना भी लगातार तनाव की खबरें इन दोनों के बीच में आई हैं। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा? एक तरफ ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी इस तस्वीर के बाद दुनिया भर में हलचल तेज हो गई, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर नए सैन्य हमले के विकल्पों पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट कहती है कि पेंटागन ने कई ऑपरेशन प्लान तैयार कर लिए हैं। अब अंतिम फैसला राष्ट्रपति ट्रंप को लेना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई को और बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका के 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 दर्जन से ज्यादा नेवी डिस्ट्रॉयर, फायर जेट्स और मरीन फोर्स, साथ में पैरा ट्रूपर्स भी अलर्ट मोड पर हैं। और इतना ही नहीं, एक विकल्प ईरान के इस्फहान परमाणु केंद्र तक स्पेशल फोर्सेस भेजने का भी बताया जा रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ऐसा ऑपरेशन बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर बातचीत विफल हुई तो युद्ध का रास्ता खुल जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि तेहरान हर स्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि इस संघर्ष का असर अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है और अमेरिकी जनता इसकी कीमत चुका रही है। तो अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप की रहस्यमयी पोस्ट सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है या फिर आने वाले सैन्य एक्शन का यह संकेत है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में संघर्ष बढ़ा तो क्या पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी? हालांकि दुनिया भर में इसका खामियाजा इस वक्त देखा जा रहा है। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसका बोझ आम जनता की जेब पर सीधा इस वक्त पड़ने लगा है। तो हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ में सर, स्वागत है आपका। साथ में डॉक्टर अजीताभ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ। मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस वक्त, चूंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो पोस्ट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो वाकई में हैरान करने वाला है। और माथुर साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। सर, इन तस्वीरों को देखकर क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? क्योंकि आप लोग इस बात को बहुत गंभीरता से समझते हैं। ट्रंप धमका रहे हैं, जैसा वो जाने जाते हैं, वाकई में दोबारा युद्ध शुरू करने की नौबत आने की स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है, या फिर ये जियोपॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश है ईरान के ऊपर? जय हिंद संजय। देखिए, जहां तक मेरा सोच विचार है, वो विचार बिल्कुल साफ है। और मैं ये इसकी देखिए, ट्रंप जब चीन गए थे तो काफी उम्मीदों का एक पिटारा लेकर के साथ में गए थे और उनको इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा था कि चीन जो है, चीन को वो बिजनेस में और कॉमर्स में और ट्रेड में कुछ रियायत दे करके और ईरान के ऊपर चीन का द्वारा दबाव बढ़ाने का काम करने में सफल होंगे। वो हुआ नहीं। जहां जहां भी ट्रंप ने अपनी जो ट्रिक्स अपनाई हैं, हर जगह मुझे लगता है कि उनको विफलता ही हासिल हो रही है। तो इस वजह से अब वो दबाव इस तरीके से डाल रहे हैं कि अब हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं और अब हम इस बार आपको बर्बाद कर देंगे। मेरा मानना यह है कि ये अभी भी एक दबाव बनाने की रणनीति है और वो दबाव इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो हर हाल में अमेरिका ये चाह रहा है कि उससे कहीं बातचीत के, डिप्लोमेसी, कूटनीति के जरिए इस समस्या का समाधान निकाला जाए। ये बात संजय मैं कई दफा कह चुका हूं कि अगर इसका कोई समाधान हमको कूटनीति के जरिए निकालना है तो आपको दोनों को अपनी अपनी जो डिजायर्ड एंड स्टेट हैं, जो कि आपने एक्सट्रीम्स में रखे हुए हैं,
उसमें लचीलापन लाना पड़ेगा। पहले आप लचीलापन ला करके दिखाइए, उसको थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा, सिर्फ बातों में नहीं। थोड़ा एक्शन अगर आपको नजर आएगा दोनों तरफ से, तब कहीं जाकर के बातचीत का रास्ता खुलेगा। उस बातचीत का क्या परिणाम निकलेगा, मैं उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं। तो बातचीत का रास्ता भी अगर आपको खोलना है, तो आपको अपनी बातों में, अपनी जो शर्तें हैं उनमें थोड़ा सा लचीलापन दिखाने की जरूरत है। इस प्रकार की धमकियों से कोई लाभ मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये धमकियां कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की धमकियां इस बात को और दिखाती हैं शायद, कि वो कहीं ना कहीं कमजोर हैं। कमजोर तो मैं नहीं कहूंगा, मिलिटरीली बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसमें कुछ संदेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस युद्ध को आगे भड़काना नहीं चाहते, और इस वजह से वो इस तरीके का दबाव करके और इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे करके ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाएं, ताकि वो एक थोड़ा सूटेबल एनवायरनमेंट बने बातचीत के लिए। एक चीज और आपने नोटिस की होगी, आज ही पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं, वो ईरान गए हुए हैं, तो वो जरूर कोई ना कोई मैसेज लेकर के गए होंगे। जब उनका चाइना कार्ड एब्सोल्युटली फेल हो गया, तो अब वो दोबारा इस रास्ते को मुझे लगता है अमेरिका खोलने की कोशिश करेगा, तो उसका भी कोई ना कोई वहां से जवाब आने की संभावना बनेगी, और तब देखेंगे कि क्या बातचीत होने के हो सकती है या नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हॉर्मूज का समाधान नहीं निकला, तो ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। ये बात आप निश्चित मान लें संजय। बिल्कुल सही आपने कहा सर। और ये चुनौतियां देखिए अब भारत तक पहुंच गई हैं, हर जीव तक पहुंचना शुरू हो चुका है। यूके देवनाथ साहब, मैं अब आपके पास आता हूं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप, जहां युद्ध की उनकी कोई भूमिका नहीं थी, वहां जबरदस्ती उन्होंने घुस के युद्ध किया, दुनिया को संकट में डाल दिया है। कोई ऐसा देश नहीं जो महंगाई से त्रस्त इस वक्त है नहीं। और दूसरा ये कि अभी स्ट्रेट हॉर्मूज खुलने की स्थिति बन नहीं रही। इन सब के बीच में बातचीत की अगर टेबल तैयार भी होती है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके से धमकी देना, इमेज बनाकर डालना, फोटो बनाकर डालना, और उसके बाद देखिए कभी कभार ओरली वो खुद बयानों में कह देते हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का तरीका है, ये क्या वाकई में शांति के लिए जायज है, या फिर ये विकट परिस्थितियों में दुनिया को और ज्यादा गहरे संकट में डालने के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ संजय, देखो डोनाल्ड ट्रम्प जब इस तरह के पोस्टर्स बोले या कार्टून बोले, अपने को तो कार्टून जैसा बना नहीं देते हैं वो हमेशा। शुरुआती दौर में हम सब ने अंदाजा किया था कि ऐसा करके शायद वो ईरान के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। लेकिन इससे तो विपरीत दिशा में ईरान के लोग तो इस कार्टून को देखकर और ज्यादा संगठित हो जाएंगे कि यहाँ एक व्यक्ति है जो कि ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इस तरह के कार्टून अपने सोशल मीडिया में इसलिए पोस्ट करते रहते हैं क्योंकि वो अपनी जो ऑडियंस है, डोमेस्टिक ऑडियंस है, उनके जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उनके सामने दिखाना चाहते हैं एक इमेज कि पौरुषत्व, कोई एक शब्द है हिंदी में, अंग्रेजी में नियरेस्ट कह सकते हैं रैम्बो। वो अपनी एक रैम्बो इमेज दिखाना चाहते हैं अपने अमेरिकन ऑडियंस को। नहीं तो इस तरह के इमेज देके पहले तो कोई भी दुनिया में शायद ही कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऐसा होगा जो कि इस तरह का सोशल मीडिया बर्ताव करता है। बिल्कुल सही। कि अपना ही कैरिकेचर इस तरह से पोस्ट करे। और दूसरी बात है कि उनके जो अपने सपोर्टर्स हैं, मुझे संदेह है कि क्या उनके खुद के जो सपोर्टर्स हैं वो इस तरह के कैरिकेचर देखे उनसे ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि नहीं। जी संजय। नहीं, टीवी होस्ट रहे हैं, टीवी में क्या चलता है और क्या दुनिया देखती है ये तो समझते होंगे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन सवाल है कि राष्ट्रपति के तौर पर क्या वाकई में इतने खलियर हैं कि ये सब करने का उनको मौका मिल जाता है? डॉक्टर अजताब, इस तस्वीर को, इस पूरे पोस्टर को आप क्या क्या कह के संबोधित करना चाहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या है? देखिए संजय जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये ऑप्टिक्स बनाना, दोनों दुनिया को दिखाना एक अलग चीज है। रियल से रील बहुत अलग होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसा हो गया है, और दोनों होस्ट, इनफैक्ट जो वहाँ के वॉर सेक्रेटरी हैं, युद्ध मंत्री, जो आजकल युद्ध का नाम दे दिया है डिपार्टमेंट को, वो भी कहीं ना कहीं ओटीटी और टीवी से जुड़े हुए हैं, होस्टिंग वो भी करते रहे। तो ट्रंप और उनके वॉर सेक्रेटरी की जोड़ी बड़ी अच्छी बनी है। दुर्भाग्य से उसका खामियाजा पूरे दुनिया को देखना पड़ रहा है। अभी देखिए ऑप्टिक्स के अलावा अगर देखा जाए तो चैलेंजेस अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा हैं।
मुझे लगता है ये समय आईसीबीएम का नहीं सीबीएम का होना चाहिए, या कह लीजिए आईसीबीएम से सीबीएम मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होना चाहिए, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग। क्योंकि अभी तक आप देख लीजिए लगभग 75-80 दिन होने चले, क्या आउटकम है। ये बहुत सारे हथकंडे अपना के ट्रंप साहब ने देख लिया। अमेरिका ने चीन तक की दूरी 15,000 किलोमीटर जो कहते हैं वो भी तय कर ली ट्रंप ने। हासिल क्या हुआ? अल्टीमेटली बातचीत ही एकमात्र है, और अब उसमें थोड़ा वो लचीलापन भी दिखा रहे हैं ट्रंप, ईरान भी दिखा रहा है। आप देखिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि अब 20 साल के लिए वो फ्रीज कर दे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो फ्रीज कर दे तो पहले से जहां वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की बात करते थे और कहते थे कि हम सीज कर लेंगे, अब वो कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को लचीला बना रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी झुकने की दिशा में दिख रहा है, और ऐसा होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि अभी अगर सिर्फ गल्फ के देशों की मैं बात करूं तो अभी देखिए ये जीसीसी जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो बना था 1981 में, इसके पीछे मंशा यही थी कि जब ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ 1979 में, इस्लामिक रेजिमे आ गई, उसके बाद से ईरान इराक वॉर शुरू हो गया, तो जीसीसी के कंट्रीज ने एक गठबंधन बनाया, कोशिश की कि हम अपने आप को डिफेंड करें और सुचारू रूप से अपने प्रोग्रेस को ले चले। लेकिन हो रहा उसके उलट है। तो आज जीसीसी भी एक तरह से टूटने की कगार पे दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए यूएई का एक अलग अप्रोच है, वो अमेरिका और इजराइल की तरफ ज्यादा झुका दिख रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए सऊदी का पाकिस्तान और तुर्की के साथ, और कहीं ना कहीं ईरान भी उसमें अलाइन होता दिख रहा है। एक जो इस्लामिक नेटो की तरह की बातें पाकिस्तान कोशिश कर रहा है उसके लिए। तो किस तरफ पलड़ा झुकेगा कहना मुश्किल है, बट नए ऑर्डर की बात जो ईरान कह रहा है बार बार, आजकल में भी आरागची ने, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है, जिसका फोटो आप दिखा रहे हैं सामने, तो कुछ ना कुछ नई व्यवस्था की बात हो रही है, और शायद यहां से पासा कुछ पलटने की संभावना दिखे। नहीं, ये तो बिल्कुल सही आपने कहा कि कुछ डीप में तो इस वक्त चीज़ें पक तो रही हैं, लेकिन असल में उसका आउटकम क्या होने वाला है इसका सभी को इंतजार है। सर, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस बात को लेकर मेजर जनरल माथुर साहब इंडिकेट कर रहे थे, खबर ये भी है जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी की, ईरान ने दोबारा अपने लगभग 70% मिसाइल्स जो उन्होंने खर्च किए थे दोबारा रिस्टोर कर लिए हैं। अगर वाकई में अमेरिका युद्ध की तरफ जाता है तो 2 महीने में कुछ मिला नहीं, आने वाले वक्त में भी अगर वैसे हश्र होते हैं तो फिर क्या आउटकम होगा। माथुर साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा, इस बात का जवाब मैं आपसे समझूंगा। क्या वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट होने की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं? अमेरिका के सामने युद्ध गले की हड्डी तो बन चुका है, लेकिन खबर यह भी है जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी कहती है कि 70-80% के आसपास अपने मिसाइल्स को रिस्टोर कर चुका है ईरान, यानी दोबारा वो युद्ध के लिए तैयार है, और इसके लिए हॉर्मुज़ जितना इंगेज रहेगा उतना उसको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि दुनिया का प्रेशर अमेरिका पर पड़ता जा रहा है। इस सिचुएशन को कैसे आप देख पाएंगे? संजय, देखिए दो भाग हैं आपके प्रश्न के। पहला, मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि जो उनके मिसाइल और ड्रोन आर्सेनल है जिसको कि उन्होंने रिप्लेनिश करने की कोशिश करी है, एक बात बिल्कुल साफ समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार का डेवास्टेशन ईरान में हुआ है, उससे ये बात बिल्कुल साफ थी कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और नुकसान जो होता है जब भी इस तरह 2 तरीके से होता है। एक नुकसान ऐसे होता है कि आप अपनी जो जितने आपने फायर किए हैं वो आपकी इन्वेंट्री में से कम होते जा रहे हैं, और अगर वो जो रेट ऑफ फायर है वो अगर आपकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा है तो आपके जो होल्डिंग है उसमें नेचुरली कमी आएगी। और दूसरी चीज ये होती कि जो शत्रु के स्ट्राइक से आपके लॉन्चर्स, लॉन्चिंग पैड्स, उनके भंडारण की जगह और इनको नुकसान हुआ है, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इस बात को मेरे हिसाब से मानना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है कि 70% तक उन्होंने रिकवर कर लिया होगा, या 70% उसके लेवल पे आ गए होंगे। लेकिन इतना बिल्कुल निश्चित है कि पिछले 15-20 दिनों के बीच में उन्होंने अपनी मिसाइल ड्रोन आर्सेनल को इतना मजबूत निश्चित रूप से कर लिया है कि जो उन्होंने पिछले 39 दिनों में किया था लगभग वो करने की परिस्थिति में वो अभी भी हैं, और वो नुकसान पहुंचा सकते हैं अमेरिका और इजराइल को, और अमेरिका और इजराइल दोनों को इसका अच्छे से पता है। इसके अलावा
ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल के मित्र जो मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में कहें तो वहां पर हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ईरान सदैव से मना करता रहा है कि हमने कभी भी अपने जीसीसी फ्रेंड्स के ऊपर या उनके ऊपर हमने हमला नहीं किया, हमने सिर्फ अमेरिकन उनके ऊपर हमला किया है। लेकिन ये बात सही नहीं है और ये पूरी दुनिया इस बात को समझती है, खास करके जो हमले यूएई पे हुए हैं, कतर, बहरीन पे, ये तमाम हमले पूरी तरह सिर्फ अमेरिकन बेसिस पर नहीं थे। बिल्कुल सही। दूसरी बात, जहां तक सवाल नए वर्ल्ड ऑर्डर का है, देखिए संजय, वर्ल्ड ऑर्डर नया बहुत पहले उसकी नींव रख दी गई थी और वो नींव उसकी लगी थी जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी और उसी समय हम क्रिंक की बात कर रहे थे। चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया का एक अलाइनमेंट उभर करके सामने आया है और अब जिस प्रकार से ईरान ने अमेरिका के जो सुपर पावर की जो जो एक इमेज थी उसको इतना जबरदस्त डेंट लगा है, मैं ये बिल्कुल, पावर उनके पास अभी भी है, शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, 5000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनके पास, लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका की लड़ने की क्षमता के ऊपर डेंट लगा है इस युद्ध में, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब लोगों को, देशों को अमेरिका के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात एक नया ऑर्डर निश्चित रूप से उभर करके आ रहा है। देखिए, इसका एक असर और जो मैं होता हुआ देख रहा हूं वो है चीन, जो साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, इस प्रकार के देश हैं, वो जब अपने आप का एक कोई एनालिसिस करेंगे कि भाई जो देश अपने एसेट्स को ईरान जैसी मिडिल या लोअर पावर के खिलाफ बचा नहीं पाया, उनको पूरी सुरक्षा दे नहीं पाया, तो वो देश हमें चीन जैसी महाशक्ति के खिलाफ क्या सुरक्षा दे पाएगा। और जब इस प्रश्न का उत्तर उनको नकारात्मक मिलेगा तो वो भी नई चीज सोचना शुरू करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, ग्लोबल साउथ की हम बात कर रहे हैं, चलिए वो ग्लोबल साउथ है, उसके अलावा क्या होगा कि आपको बाइलेटरल, ट्राइलेटरल अलाइनमेंट्स बनाने की आपको बनते हुए नजर आएंगे। आप जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने एक नेटो ऑफ सॉर्ट्स बनाने की कोशिश करी है, कि वो उसकी अलग वजह भी है, मैं उसके बारे में किसी और दिन बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी प्रयास ये किया है कि एक ऐसा नॉन अमेरिकन, नॉन नेटो टाइप ऑफ अलाइनमेंट, मिलिट्री अलाइनमेंट हो जाए जिसमें सऊदी अरब हो, तुर्की हो, कतर हो, पाकिस्तान हो। तो ये तमाम चीजें हमको नजर आनी शुरू हो गई हैं और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा उस वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आपको देखने के लिए नजर आएगा। आपको एक ऐसा यूरोप नजर आएगा जो कि अमेरिका के ऊपर निर्भरता को अपनी कम करेगा, न केवल कोशिश ये करेगा कि अमेरिका के ऊपर निर्भरता नहीं हो। ये इस चीज को ईरान युद्ध से इम्पिटस मिला है, लेकिन इसकी आधारशिला बहुत पहले रख दी गई थी और ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो निश्चित रूप से बदल रहा है। न चीन इतनी बड़ी शक्ति है कि वो पूरी दुनिया को लीड कर सकता है, ना अमेरिका इतना बड़ा वो है। अब जो डिपेंडेंसी मिडिल पावर्स और लोअर पावर्स पे इन सुपर पावर्स की है वो कहीं ज्यादा हो गई है और इस वजह से आप देखेंगे कि आपको कई सारे सेंटर्स, पावर सेंटर्स उभरते हुए नजर आएंगे और बहुत ज्यादा बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, क्वाड्रिलेटरल रिलेशनशिप्स हमको बनती हुई नजर आएंगी, जो कि स्पेसिफिक मुद्दों पे, स्पेसिफिक चीजों पर होगा। हमारा नीदरलैंड्स के साथ क्या रिलेशनशिप बनने वाला है, हमारा यूएई के साथ क्या रिलेशनशिप बनने वाला है, हम स्कैंडिनेविया में जाकर के स्वीडन और नॉर्वे से किस प्रकार की बातचीत करने वाले हैं। ये तमाम चीजें इस बात की ओर अंदेशा कर रही हैं कि अब आपको किसी भी एक या दो दुनिया की सुपर पावर, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, उसके ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। आपके अपने आयाम हैं, आप उन आयामों को मद्देनजर रखते हुए अपने खुद के तरीके से अलाइनमेंट्स बनाइए, मोर इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक अलाइनमेंट्स बनाइए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे संजय, ये सारी चीजें अर्थ के ऊपर जाकर के रुकती हैं। सारा जो गेम है वो अर्थव्यवस्था का गेम है और ये जो ईरान में जो हमला हुआ वो भी इसी बात का था, क्योंकि ईरान एक दुनिया के सर्वाधिक साधन संपन्न क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भौगोलिक तरीके से बहुत बड़ा धुरी है, उसको कंट्रोल करने वाली स्थिति में है। तो उसको भी वहां जाकर के अमेरिका का उद्देश्य यही था कि वो किसी प्रकार से इस साधन संपन्न क्षेत्र को में अपना वो विचार बढ़ा सके। तो ये मेरा मानना है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर निश्चित रूप से उभर करके सामने आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है और ये ग्लोबल साउथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जैसा कि आराग जी ने कहा, प्ले कर सकता है।
नहीं, मल्टीपल ग्रुप बनने की संभावना तो दिखाई दे रही है। देखिए, जब ब्रिटेन को धमकाने लगे डोनाल्ड ट्रंप, तो ब्रिटेन की तरफ से भी दबी जुबान यूरोप की तरफ से कहा जाए कि ये बातें सामने आई थी कि भाई अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर होने की आवश्यकता है। बीच में खबर है कि यूएई और सऊदी अरेबिया भी इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा निर्भरता अमेरिका पर ना रखी जाए। तो क्योंकि ईरान ने जो तबाही मचाई मिडिल ईस्ट में कुछ देशों में, उसके बाद इनको ये बात समझ में आ गई कि अगर खुद की निर्भरता ज्यादा होती तो शायद ये हालात ना पैदा होते। लेकिन इन सब के बीच में क्या, यूके देवनाथ साहब, मैं आपसे अब इस सवाल का जवाब लूंगा। देखिए, युद्ध के हालात अब इस वक्त बने तो हैं, अब युद्ध होता है दोबारा कि नहीं होता है, लेकिन यूएई के लिए बड़ी चिंता है क्योंकि बीच में खबर आई कि दबे तरीके से आए थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यहां से दौरा करके गए थे। इसके बाद ईरान और चिढ़ गया है, कल धमकी दी कि उसने वो दोबारा यूएई पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये छिटपुट युद्ध इस तरीके से होते रहे तो फिर हॉर्मूज की परिस्थितियां तो और जटिल हो जाएंगी। जी हाँ संजय, यूएई जो है शुरुआती दौर से ही थोड़ा प्रो अमेरिकन, प्रो इजरायली झुकाव रखता रहा है। अगर हम देखें, जब अमेरिका ने अलग अलग अरब या पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों को प्रभावित करने की कोशिश की, तो उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाने शुरू किए। यानी 2020 में यूएई ने भी अब्राहम अकॉर्ड साइन कर दिया। इस अकॉर्ड के तहत अमेरिका की छत्रछाया में इन दो देशों को बहुत व्यापार, वाणिज्य, फाइनेंशियल एड मिला, हथियार भी मिले। अब यूएई जो है हमेशा थोड़ा सा ईरान से डर के तो नहीं लेकिन चिंतित रहता था। यूएई को लगता था कि ईरान जो है शायद पश्चिम एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए गल्फ कंट्रीज के ऊपर या यूएई के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए वो अमेरिकन खेमे में बहुत शुरू से ही चला गया। संजय, हुआ क्या कि यूएई के जो पोर्ट्स हैं, यूएई के जो एयरफील्ड्स हैं, उस पर अमेरिका की एयरफोर्स और आर्मी और नेवी ने 90 की दशक से ही अपना जमजमाहट बनाना शुरू कर दिया था। शुरुआती दौर में उनका स्केल कम था, लेकिन जब अमेरिका की सेंट्रल कमांड, एक शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ कि हावी हो गई, छा गई पश्चिम एशिया के ऊपर, तो यूएई ने आगे बढ़ चढ़ के अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अपने यहाँ पे जगह दी, यह सोच के कि उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी भी जब 1 मार्च या 28 फरवरी के बाद से जो कार्रवाई हुई है, बड़ी तादाद में जो अमेरिकन विमान या टोही विमान, रिफ्यूलर्स जो टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, वो यूएई से ही टेक ऑफ लैंड कर रहे हैं। अभी भी जो स्टेट ऑफ ओमान पे अमेरिका ने जो और पर्शियन गल्फ में अमेरिका ने जो अपने नेवी के जहाजों को भेजा हुआ है, वो अपने रेस्ट, रिकग्निशन, लॉजिस्टिक्स सप्लाई के लिए यूएई के पोर्ट्स पर ही आते रहते हैं। तो ईरान को लगता है कि यूएई ने अपना जमीन, अपना पानी, अपना हवा, एयर स्पेस अमेरिका को दे दिया है इस्तेमाल करने के लिए ईरान के विरुद्ध। अब नेतन्याहू क्या आए थे यूएई में? सस्पेंस। नेतन्याहू कह रहे हैं हाँ, लेकिन यूएई जाहिर बात है डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से इससे नकार रहा है। देखिए, ये यूएई और इन सब देशों में तो ग्रास रूट पर जनता की कोई से है नहीं। कहीं पे किंग है, कहीं पे प्रिंस है। ये सारे जो देश हैं, शेख, आमिर, ये बहुत ही भयभीत रहते हैं अपनी आम जनता से। तो यूएई कभी भी नहीं मानेगा कि नेतन्याहू को उन्होंने अपने यहाँ आने दिया। जी बिल्कुल सही। अब डॉक्टर अजताब, आपके पास आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ये समझेंगे चूंकि प्रधानमंत्री भी यूएई गए और इसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया था कि अगर हॉर्मूज का समाधान नहीं निकाला गया तो दुनिया के सामने बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती आने वाली है। ये कितना परेशान करने वाली है। पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए, तमाम चीज़ों की महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर ये हालात नहीं कंट्रोल किए गए तो फिर इसका असर अगले 6 महीने, 1 साल में दुनिया किस तरीके से देखेगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए चिंता का केंद्र बन चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के दौरान 78 कमर्शियल जहाजों का रास्ता
बदलना पड़ा है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने समुद्री निगरानी और ब्लॉकेड ऑपरेशन के तहत कई जहाजों को ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने से रोका और इतना ही नहीं, 4 जहाजों को डिसेबल भी कर दिया गया ताकि वो आगे ऑपरेशन जारी न रख सके। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्लॉकेड पॉलिसी लागू करवाने के लिए की गई। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे रणनीतिक समुद्री रास्ता माना जाता है और दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल अपने आर्थिक और सैन्य हितों के लिए कर रहा है और यही वजह है कि अब अमेरिका ने यहां निगरानी और दबाव दोनों बढ़ा दिया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को खुली चेतावनी दी है। ईरानी मीडिया की खबरों के मुताबिक अगर ईरान डील नहीं करेगा तो उसे बहुत बुरा वक्त देखना पड़ेगा, ये अमेरिका धमका रहा। हालांकि ट्रंप ने यह भी माना है कि फिलहाल किसी समझौते की संभावना साफ नहीं दिख रही है। ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहे। हालांकि चीन ने इस बयान की सीधी पुष्टि नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा है कि यह संघर्ष होना नहीं चाहिए था और इसे जल्द खत्म होना चाहिए। तो अब सवाल यहां यह हो जाता है कि क्या अमेरिका ईरान को आर्थिक और समुद्री तौर पर घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ती सख्ती दुनिया को नए ऊर्जा संकट की तरफ धकेल सकती है, जैसा कि इसके पहले हमने सवाल भी दागा था अपने मेहमानों से? और यही समझने की कोशिश करते हैं। हमारे तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अजदाब, मैं आपके पास आता हूं। जो सवाल मेरा था, दुनिया के सामने आर्थिक चुनौती बढ़ गई, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान की मीडिया के हवाले से जो खबर सामने आई, और इन सब के बीच में हॉर्मुज और ज़्यादा चोक होता जा रहा है और ज़्यादा लॉक होता जा रहा है। ये अगर परिस्थितियां बनी रही तो फिर दुनिया क्या देखने जा रही है? देखिए संजय जी, निश्चित रूप से आर्थिक महामारी का दौर है। जैसे हमने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में हमने देखा, अभी आर्थिक महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। और अगर हॉर्मुज से, जैसा आपने कहा, हॉर्मुज से ही शुरुआत करें तो हॉर्मुज में नाकाबंदी से डेली ईरान को करोड़ों का लॉस हो रहा है। एक तरफ आप देखिए, ईरान के अंदर लगभग 53% वहां 53-54% वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ गया है। खाने के सामानों का दाम 115% बढ़ गया है। इस युद्ध के दौरान की बात कर रहा हूं जी। और दुनिया के अन्य देशों में देखा तो आप देख लीजिए डाटा उठा के, कहां भारत से लेके और अमेरिका से अफ्रीका तक हर जगह सामान के दाम बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, उससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो हर तरह का, और ऊर्जा संकट जो है वो पूरे विश्व व्यवस्था को एक तरह से और अर्थव्यवस्था को चरमरा सा दिया है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए फ्यूल चाहिए, वो चाइना को भी चाहिए, वो अमेरिका को भी चाहिए, और कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। उसका उदाहरण सामने देखिए, अमेरिका आज तेल और गैस के मामले में इंडिपेंडेंट है, उसके पास खुद है, फिर भी वहां पे प्राइस बढ़े हैं और उसकी वजह से वहां महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, और उससे प्रोटेस्ट भी हो रहा है अमेरिका के अंदर। डोमेस्टिक जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी हो रहा है, और पॉलिटिकल जो कहते हैं, खास करके अभी इलेक्शन का समय है। देखिए अभी एक डिफरेंस है कई कंट्रीज की। अभी देवनाथ सर जी भी बात कर रहे थे कि भाई कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। दिक्कत यहाँ पे है कि एक तरफ तो डेमोक्रेसीज है, आप देख लीजिए डेमोक्रेसी में चाहे अमेरिका की बात करें, भारत की बात करें, यहाँ पे इलेक्शन होता है, लोकतंत्र की बात होती है। आज देखिए यूके में क्या हो रहा है, पिछले 10 साल में यूके में 6 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। बिल्कुल। इटली में भी पिछले 10 साल में 6 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। तो वहां महंगाई का असर, वहां ऊर्जा संकट का असर ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तुरंत दिखता है, और उसका इलेक्शन सत्ता परिवर्तन में भी होता है। दूसरी तरफ जो गल्फ मोनार्कीज हैं, जो राजशाही हैं, वो अपनी बातें अपनी जनता से कर सकते हैं, उनके पास उतनी फ्रीडम है, उतनी पावर है। तीसरी तरफ चाइना की बात करें, तानाशाही है, उसको किसी को प्रूव भी नहीं करना है, एक ऊपर से ऑर्डर आया और सारे उसको मानने के लिए तैयार हैं। ऐसे चुनौती भरा जो आप देख लीजिए विश्व वैश्विक परिदृश्य है, ऐसे में कैसे मैनेज किया जाए, कहां पे एक जो कहते हैं कि 1 पॉइंट एक कंसेंसस बने, वो बनना ही मुश्किल हो रहा है। वार इज नॉट द सॉल्यूशन। जैसा मैंने कहा, आज दिक्कत है भरोसे का, किस पे भरोसा किया जाए। ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है। अमेरिका की आप देख लीजिए, 2 बार उसने वॉर करके बीच में बातचीत के बीच वॉर कर दिया, अब तीसरी बार बातचीत के लिए ईरान क्यों आएगा, कैसे आएगा? तो सबसे पहले हर देश को नई व्यवस्था की अगर बात हो रही है तो एक पहले भरोसा कायम करना होगा, कहीं न कहीं से इसकी शुरुआत करनी होगी। ईरान को भी भरोसा दिया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ अन्य देश भी हैं, वो अब अमेरिका पे तो भरोसा करने से कोई तैयार ही नहीं है। जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तरह से अपनी बात पे बार बार पलटी मारी है,
मुझे लगता है कि इस द्वंद में एक तरफ तो कोशिश की जा रही है अल्टरनेटिव सोर्सेस की या अल्टरनेटिव फ्यूल्स की, उसमें भी बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो एक्सपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट की बात करें। अभी एक एग्जांपल मैं दूंगा इराक की। इराक पता नहीं चल रहा है, इराक का अप्रैल का अभी डेटा आया है, लगभग वो 93 मिलियन हर महीने वो नॉर्मली तेल बेचता है। अप्रैल के महीने में सिर्फ 10 मिलियन वो तेल बेच पाया है, जबकि उसके पास लाल सागर की तरफ से, तुर्की की तरफ से एक ऑप्शन है तेल बेचने का, बट उसकी क्षमता लिमिटेड है। ईरान भी अल्टरनेट सोर्स कर रहा है, वो रेलवे का यूज कर रहा है, कैस्पियन सागर का यूज कर रहा है, लैंड सोर्सेज का यूज करके वो चीन और रूस के थ्रू उधर भी बेचने की कोशिश कर रहा है, बट उसकी कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है। तीसरी तरफ आप गल्फ के देशों की बात कीजिए, सऊदी तो लाल सागर से बेच रहा है, कम बेच रहा है, ज्यादा वो भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी भी क्षमता लिमिटेड है। इधर यूएई की बात कीजिए कि फुजैरा का एक नया ऑप्शन उसने एक्सप्लोर किया है और उसकी कैपेसिटी डबल करने की, जो वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन उसका है वो करने की वो कोशिश कर रहा है कि, बट वो भी अभी 1 साल लगेगा, अगले साल ही संभव है। तो ऐसी चुनौतियों के बीच प्राइस राइज और ये सारी चीजें तो अभी कहना भी मुश्किल है कि क्या होगा। ऐसे में मुझे लगता है फिर से अभी यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में लेटेस्ट कल या आज में ही ये स्टेटमेंट आया है, चीन के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं और रूस के भी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, दोनों ने कहा है कि एक परमानेंट संघर्ष विराम होना चाहिए, हॉर्मुज खुलना चाहिए। तो देखिए हर तरफ से ये बात आ रही है, हॉर्मुज खुलना चाहिए। और ऑफ कोर्स ईरान का जो स्टैंड है कि हॉर्मुज का उसका लीगल अधिकार है, वो इस पे कैप्चर कहेगा, जिसको चाहेगा उसको छोड़ेगा, जिसको नहीं चाहेगा वो नहीं जा सकते। टोल की बात कर रहा है, ये सारी मुद्दे नए उभर के आए हैं, कहीं ना कहीं एक मत होना पड़ेगा और जो इंटरनेशनल कानून कहता है और एक कंसेंसस बना के फिर से नई भी व्यवस्था की जाए और उसमें ईरान का भी एक सम्मानजनक उसको भी एग्जिट दिया जाए और तभी कुछ पटरी पे आती दिखेगी व्यवस्था आती दिखेगी। बिल्कुल सही आपने कहा मेजर जनरल माथुर साहब। प्रधानमंत्री की बातों का जिक्र कर लेते हैं। पीएम ने बड़ी साफगोई से इस बात को कहा कि अगर ये हालात इसी तरीके से बने रहे 2, 4, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, तो जाहिर सी बात है कि पिछले कई दशक में जो भारत ने और दुनिया ने आगे बढ़ने के लिए मेहनत की है, सब पर पानी फिर जाएगा। ये बहुत टफ सिचुएशन पैदा हो चुकी है, बहुत मुश्किल घड़ी आ चुकी है और इसके लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। दुनिया ये बात समझ रही है, हमारे आपके किचन घरों तक ये इसका असर पड़ना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जो इस वक्त इशारा कर रहे हैं, ये भारत के लिए कितनी चुनौती है और कितना सतर्क होने की आवश्यकता है? संजय, बिल्कुल ये भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती है। देखिए, न केवल भारत के लिए, आपने जैसा कहा, पूरी दुनिया के लिए चुनौती है और भारत के लिए एक एक्स्ट्रा चुनौती इसलिए है कि हमारे पास कुछ ऐसा विपक्ष है, मैं किसी राजनीतिक उसमें नहीं जा रहा हूं, कि वो हालात को न समझते हुए हर चीज में एक कोशिश करता है कि इसमें उनको राजनीतिक लाभ के लिए कोई रास्ता मिल जाए। तो मेरा ये मानना है कि आज ऐसी परिस्थिति भारतवर्ष में, पूरे विश्व में है कि पूरे विश्व के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा और किस प्रकार से इससे आगे निकल सकते हैं। आप देखिए कि हर वो चीज जो हम विदेशी मुद्रा में हासिल करते हैं, उसके ऊपर जब दबाव पड़ता है तो उससे पूरी भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर दबाव पड़ता है। आप देखिएगा कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कमी होगी तो पूरी हर चीज इससे प्रभावित होगी। तो मेरा ये मानना है कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, पहली बात। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस विपदा से, आपदा से निपटने की कोशिश करेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात, एक चीज आप देखिए, हमने प्रयास ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं और ये प्रयास पहले भी बहुत हुए हैं। जब हमने डाइवर्सिफिकेशन किया, पहले 22 देशों से हम अपनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट लेते थे, अब 41 देशों से हम तेल आयात कर रहे हैं, तो वो डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ है। उसके अलावा अभी यूएई के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। उसमें वो करीबन 30 मिलियन बैरल्स जो है हमारे लिए अपने देश में उनको रिस्टोर करके रखेगा। उसके अलावा फुजारा के, जैसे बताया अजीताभ साहब ने, कि फुजारा की तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं। अब प्रयास न केवल हॉर्मुज,
बल्कि ये रहेगा कि दुनिया के तमाम जो इस प्रकार के चोक पॉइंट्स हैं उनको आप किस प्रकार से ऑफसेट करके और उनसे उनको बाईपास करके आगे अपना अपना व्यापार कर सकते हैं। इस बात पे हर एक राष्ट्र को चिंतन मनन मंथन करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है ये लोगों ने करना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि हम लाल सागर का मार्ग देख रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि वहां से किसी प्रकार से आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर सकें। एक बात मैं बिल्कुल दावे के साथ यहाँ कहना चाह रहा हूं कि ईरान जो है वो भी दूध का धुला नहीं है। आप कितना भी कुछ भी कहते रहें, किसी भी देश को किसी भी एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग को इस प्रकार से बाधित करने का हक नहीं है। हालात कुछ भी हो, आपके ऊपर हमला हुआ है, वो हुआ है, उसका ये थी, लेकिन इसको बाधित करने का हक नहीं है। और आपको इस चीज पर मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं अपना लचीलापन दिखाना पड़ेगा। आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते और अगर उसको ये कंट्रोल करने दिया तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि जो हम किस तेजी के साथ एक रिसेशन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हम लोग पूरा विश्व जो है 1929 से 1939 तक का जो ग्रेट डिप्रेशन तो इस विश्व ने झेला है, उस प्रकार के डिप्रेशन की ओर हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये बात आप समझ लीजिए। और अगर वो डिप्रेशन आता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो जाएंगी, दुनिया के मार्केट्स क्रैश हो जाएंगे। और आप ये देखिएगा कि वो जब डिप्रेशन खत्म हुआ था, वो डिप्रेशन खत्म हुआ था दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, लेकिन अगर वो डिप्रेशन जैसी परिस्थिति हुई तो संभव है कि वो एक तीसरे विश्व युद्ध के साथ समाप्त हो। और उस दूसरे विश्व युद्ध होने के बाद 1939 में वो हालात पकड़ में आए और वहां से विश्व की अर्थव्यवस्था सुधरनी शुरू हुई और उसके बाद हालात आपको मालूम है किस प्रकार के हैं। तो वही एक समस्या मुझे होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आपको भविष्य में देखने की आवश्यकता है और जिस भी प्रकार से आप इन दोनों के ऊपर या तीसरा जो खिलाड़ी है इजराइल जिसका नाम है, इन तीनों के ऊपर आप दबाव डाल करके और इनको किसी ना किसी प्रकार से इस चीज को समाप्त करने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय जो नियम हैं व्यापार के, अंतरराष्ट्रीय नियम हैं जो समुद्री मार्गों के यूएन क्लॉज या जो भी है, उनको तमाम राष्ट्र फॉलो करें। लेकिन ये करवाएगा कौन शक्ति से करवाया जाएगा या किस प्रकार से करवाया जाएगा, इसका ये देखने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको बहुत जबरदस्त कूटनीतिक प्रयास करने की जरूरत है कि किस प्रकार से पूरे विश्व में आप देखिए कि जो स्टेटमेंट्स आए हैं, चाहे वो लावरोव का स्टेटमेंट हो या अरागची का स्टेटमेंट हो, सबने कहा है कि भारत अपनी एक लंबे कूटनीतिक इतिहास की वजह से और उनके जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस सिचुएशन को सुधारने में। तो मेरा ये मानना है कि हर वो देश जो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है जिससे कि हम इस विश्व को एक और डिप्रेशन की ओर ले जाने से पहुंचने से रोक सकें, उनको वो करने की आवश्यकता है। और ये हाई हेडेडनेस और मागा का कैप लगा करके और नेवल कमांडर को अपने साथ रख करके इस प्रकार की बचकानी बेहुदा हरकतें करने से इसका कोई सोल्यूशन मुझे लगता है नजर नहीं आ रहा है। और आप ये देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से अब अमेरिका ढूंढेगा रास्ता, किस प्रकार से ट्रंप को नीचे, उन्होंने आर्टिकल 25 की वैसे भी बात करनी शुरू कर दी है, हर प्रकार की बातें उभर करके सामने आ रही हैं। इस तरीके का जो स्टैंड आप ले रहे हैं और इस तरीके से, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए जो अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं वो अपनी एक जगह पर हैं, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन क्यों बनी है, बहुत सारी सिचुएशन इसलिए बनी है कि ट्रंप का जो एरोगेंट बिहेवियर रहा है, चाहे वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को 9 घंटे वेट करवाना हो या किसी भी प्रेसिडेंट को कुछ भी कह देना हो या इंडिया और चाइना को हेल होल कह देना हो, तो ये जो उनका जो तरीका है, जो उन्होंने कनाडा के साथ किया, जो उन्होंने पनामा के साथ किया, जो उन्होंने वेनेजुएला, मैक्सिको और अब वो क्यूबा में करने जा रहे हैं, वो ग्रीनलैंड के लिए कर रहे हैं, ये जो एरोगेंस है, इसकी वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई मुझे नहीं लगता कोई उनके पास मित्र है। सिर्फ उनके पास ये गुलाम है जिसका नाम पाकिस्तान है, मित्र उनके पास मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। और इससे इवेंचुअली वो जो मागा का कैप है उसको सब ज्यादा नुकसान होने वाला है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह वो अमेरिका है, उस अमेरिका को ये गर्त में ले गए हैं। जी शुड बी रिप्लेस्ड बाय गर्त। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए दुनिया में एक ही आदमी है जो इस वक्त परेशान नहीं, डोनाल्ड ट्रंप,
वो क्या बोल देते, क्या कह देते, कुछ पता नहीं। और इसके पहले देखिए टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया को परेशान किया, अब वाकई में डिप्रेशन में युद्ध की वजह से लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये भी आरोप लगते हैं कि इस उथल पुथल में वो शेयर मार्केट से खूब पैसा बनवा रहे हैं अपने लोगों करीबियों को। ठीक है सर, मैं आता हूँ, आप सभी लोग हमारे साथ बन रही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद समझेंगे कि क्या भारत वाकई में इस युद्ध को रुकवाने में कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है या नहीं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल आपूर्ति को लेकर बनी वैश्विक चिंता के बीच में भारत के लिए राहत भरी खबर इस वक्त सामने आ रही है। करीब 20,000 टन एलपीजी लेकर मार्शल आइलैंड के झंडे वाला टैंकर सेमी सुरक्षित रूप से गुजरात के कच्छ जिले स्थित कांडला पोर्ट पहुंच गया है। ये टैंकर 13 मई को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर भारत पहुंचा है। यानी थोड़ी राहत की फुहार इस वक्त भारत के लिए ज़रूर है। और हालांकि इससे बहुत ज़्यादा संकेत नहीं है कि आने वाले वक्त में वाकई में सप्लाई चेन दोबारा सही हो जाएगी, क्योंकि जब तक हॉर्मुज पूरी तरीके से खुलता नहीं है ये नहीं और संभव है। लेकिन मार्शल आइलैंड का यहाँ पहुँचना ये थोड़ी राहत लेकर आया। हमारे साथ तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। यूके देवनाथ साहब, मैं सर आपके पास आता हूँ। भारत के परिप्रेक्ष्य से ज़रा बताइए, राघाची दिल्ली में बैठकर ये कहकर जाते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो सभी से बात कर सकता है। भारत के कूटनीतिक अनुभव बहुत लंबा है, बहुत पुराना रहा है और उम्मीदें की जा सकती हैं। क्या वाकई में आप देख रहे हैं कि भारत की एंट्री इसमें किसी भी तरीके से मध्यस्थ के तौर पर होगी, या फिर हमारी पॉलिसी, हमारी कूटनीति क्या होगी? संजय देखो, भारत तो मार्च, अप्रैल और मई का आधा निकल गया। हमारा जो नेशनल लीडरशिप था पूरी तरह से 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे थे उसमें व्यस्त था। उसके बाद 5 राज्यों में सरकार का गठन हो रहा था, तो नेशनल लीडरशिप पूरी तरह से उसमें व्यस्त था। अब क्या भारत, जैसे आरक्षी ने कहा है, मध्यस्थता कर सकता है? लावरोव ने रशिया से भी हिंट दिया है कि भारत मध्यस्थता कर सकता है। इसमें 3-4 चीजें निहित है। एक तो है कि भारत की इच्छा, लेकिन अब तक अगर आप देखो, कभी भी भारत ने दूसरे देशों के बीच में इस तरह की मध्यस्थता की कोशिश नहीं की, क्योंकि भारत हमेशा इस पर यकीन करता रहा है कि 2 देशों के बीच में अगर कोई तनाव है तो उसको द्विपक्षीय वार्तालाप से ही सहज करना या सॉल्यूशन फाइंड करना ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और चीज ये है कि भारत अगर पहल करता है, क्या अमेरिका को मान्य होगा, क्या इजराइल को मान्य होगा? क्योंकि इस्लामाबाद में जो हुआ उसके बाद अमेरिका और इजराइल दोनों ही थोड़ा चिंतित हैं कि ऐसा ना हो कि वह भारत को कह दें कि भारत मध्यस्थता करे और फिर भारत इस तरह से मध्यस्थता करे जो कि शायद ईरान के फेवर में जाता हुआ लगे। देखिए, बातचीत जब भी होगी वो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के फेवर में ही जाएगा। युद्ध किसने चालू किया? अमेरिका ने और इजराइल ने। आज की तारीख में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को किसने बंद किया हुआ है? अमेरिका और इजराइल ने। कौन बोल रहा है कि वो 5 मिनट में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल देगा? ईरान। तो बातचीत का जो पूरा प्रवाह है वो, अगर भारत मध्यस्थता करता है तो भारत को अमेरिका को और इजराइल को काबू में लाना पड़ेगा। इससे अमेरिका भी भारत से थोड़ा नाराज हो सकता है, इससे इजराइल भी भारत के साथ थोड़ा नाराज हो सकता है। तो फिलहाल इन सब डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट में भारत नहीं पड़ना चाहेगा। जी संजय। अच्छा, हमारी गुट निरपेक्ष पॉलिसी क्या यही है जिसकी वजह से आज दुनिया को होप दिखाई दे रही भारत के साथ? मैं आऊंगा सर, लेकिन ईरान की तरफ से एक ट्वीट आया, जरा बता देते हैं, उसका जवाब लगे डॉक्टर अजताब से। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने कहा कि दुनिया एक नई व्यवस्था की दहलीज पर खड़ी है। ये ट्वीट हम लगातार स्क्रीन पर दिखाते जा रहे हैं। और जैसा कि राष्ट्रपति शी ने कहा कि एक सदी में न देखा गया बदलाव पूरी दुनिया में तेजी से हो रहा, और मैं इस बात पर जोर देता हूं कि ईरानी राष्ट्र के 70 दिनों के प्रतिशोध ने इस बदलाव की गति को और तेज कर दिया है। भविष्य ग्लोबल साउथ का है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट लगातार इस बात को लेकर कह रहे थे। डॉक्टर अजताब, ये तो सीधे सीधे लाइन ही वही जो आपने कही वही बातें इस वक्त सामने रख दी हैं डॉक्टर इन्होंने, मोहम्मद गलीबाफ ने। देखिए, गलीबाफ ने जो कहा वो रियलिटी भी है। अभी लेटेस्ट खबर दे दूं, अभी जस्ट न्यूज ब्रेकिंग आप कह लीजिए। गलीबाफ को ईरान ने चीन से डील करने के लिए अपना एम्बेसडर एक तरह से कहिए नियुक्त किया है, क्योंकि वो सबसे सीनियर लीडर्स में है। उनको चीन से रिलेशन, क्योंकि अब
चीन पे भी कहीं ना कहीं ईरान की का भरोसा डगमगाता दिख रहा है। एक तरफ तो चीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को होस्ट करके कुछ ऐसे संकेत दे दिए जिससे ईरान का भरोसा कहीं ना कहीं वो एक तरह से चीटेड फील कर रहा है। तो चीन की विस्तारवादी नीति तो है, दूसरी तरफ उसकी व्यापारवादी जो नीति है उससे चीन पे भी भरोसा ग्लोबल साउथ के देशों का और अन्य देशों का, क्योंकि आप देखिए इतिहास गवाह है, जहां जहां चीन गया है, चाहे वो BRI प्रोजेक्ट अपना लेके गया है, चीन से जितने भी देश हैं, चाहे इंडोनेशिया की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, यू नेम इट, सबने वहां से फिर अपने कदम पीछे मोड़े हैं। तो चीन पे तो भरोसा ही नहीं, अब टूटता जा रहा है और चीन वैसा है भी नहीं, उसके ट्रैक रिकॉर्ड है। ईरान में ने देखिए गालिबाफ को अपॉइंट करना पड़ रहा है कि भाई आप चीन से रिश्तों को सुधारने के लिए या उससे बेहतर बनाने के लिए आप काम कीजिए। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ईरान भी अब अपने जो उसकी नीति है या जो उसके स्टैंड है उस पर डगमगाता दिख रहा है और सॉल्यूशन साइट में नहीं है। ग्लोबल साउथ की हम बात कर रहे हैं, दिक्कत है कि अमेरिका ने, जिसने यूनाइटेड नेशंस को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, आज उसने ही उस यूनाइटेड नेशंस को, संयुक्त राष्ट्र संघ को कमजोर किया है और उसकी वजह से एक बहुत अच्छा जो हमारा विकल्प हो सकता था संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में, उसकी उस पर भरोसा तोड़ा। दूसरी तरफ आप देख लीजिए जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो भी आपस में, चाहे आप ब्रिक्स की बात कीजिए और ऐसे कितने संगठन आए हैं, वो भी अपनी एका कायम करने में कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं। इसलिए अभी जो भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की जो आपने बात की, हमने उस गुटनिरपेक्ष नीति से आगे बढ़ गए हैं। मोदी सरकार में अब ये हुआ है कि हम न्यूट्रल न रह के हम मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। हम सबसे अपने रिलेशन को इंप्रूव करेंगे, प्रगाढ़ करेंगे और हम उस तरह से एक भरोसा कायम करेंगे और भारत में जो स्थायित्व है, जो ये भरोसा विश्व का अर्न किया है, उससे निश्चित रूप से भारत का कद बढ़ा है और इसी का परिणाम है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जो 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं और उसमें एक बहुत बड़ा जो समिट भी होने वाला है, इंडिया नॉर्डिक समिट तीसरा जो होने वाला है, उसमें भी 5 देश समिट में भाग लेंगे। तो इससे देख लीजिए यूरोप के जो विभिन्न देश हैं उनसे भी हमारा ताल्लुकात इंप्रूव कर रहा है, एशिया में भी देशों से हमारा वैसे ही है, अफ्रीका से भी है, अमेरिका भी इस चीज को रियलाइज कर रहा है। इसलिए उसने चीन को कोशिश की तो कहीं ना कहीं ईरान से इंटरफेयर करने की और मनवाने की, वो भी फेल हो गया। तो अब अमेरिका का भी एक नई नीति उसको टटोलनी पड़ेगी और उसमें यूरोप एशिया के देशों को साथ लेके जो समस्याएं हैं उसको तोड़ने की, उसको फिर से पटरी पे लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, बिल्कुल सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सही बातें आप लोगों ने कही हैं, धन्यवाद। और जाहिर सी बात है कि ये जो परिस्थितियां बनी हैं, दुनिया की उम्मीदें भारत की तरफ इस वक्त दिख रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपने अंदाज के लिए जाने चाहते हैं, अगर वो किसी भी बातचीत को लेकर जो हालात बनते रहे हैं या बनते दिखाई दे रहे हैं, उसमें अगर इस तरीके के पोस्टर जारी करेंगे तो ये भड़काने वाली बात होगी। मंशा क्या है डोनाल्ड ट्रंप की ये तो नहीं पता, लेकिन अमेरिका फंसा है और अमेरिका के फंसे होने की वाकई में चिंता है कि नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को, और अगर है तो शायद बातचीत का टेबल सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, और नहीं है तो फिर दुनिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये टेन्योर वाकई में परेशानी का सबब बनता दिख रहा है। और ईरान की जो एक तरह से कहा जाए कि ये भी दादागिरी है कि हॉर्मूज को लॉक कर देना, इससे दुनिया ये समझ रही है कि 2-3 देशों के युद्ध में सबको नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद आप सभी का।